नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र प्रसाद और आप सभी का वेलकम करता हूं एजुकेशन नॉलेज चैनल में। और आज करने वाले हैं एमसीक्यू। और एमसीक्यू किससे करने वाले हैं? द नेचर एंड कंपोनेंट ऑफ टीचिंग, जो आपका आता है टीचिंग एंड लर्निंग का ही सब टॉपिक है। तो नेचर एंड कंपोनेंट ऑफ टीचिंग की बात की जाती है तो इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स में डिस्कस कर चुके हैं। इसका वीडियो अपलोडेड है, अगर अभी तक आप नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसी से संबंधित करने वाले हैं एमसीक्यू, बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। साथ ही ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कीजिएगा तो डायरेक्ट इस टेलीग्राम ग्रुप में आप जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। और हम जो डिस्कस किए हुए थे नेचर एंड कंपोनेंट ऑफ टीचिंग का, उसमें जो एमसीक्यू क्वेश्चन किस प्रकार से बन के आते हैं, एग्जाम भी से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और सारे क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो को लाइक दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ में। और अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बात हो रही है क्या? नेचर। और कब बात हो रही है कंपोनेंट किसका? टीचिंग का, शिक्षण का। तो इससे संबंधित काफ़ी डिटेल्स हम डिस्कस कर चुके थे और इसी से संबंधित हम करने वाले एमसीक्यू। तो ये टॉपिक अभी तक आप नहीं देखे हैं, इस टॉपिक का जो वीडियो अपलोड हो चुका है अभी तक आप नहीं देखे हैं, तो इसका जो सबसे पहले उस टॉपिक को आप देखिए, या इस टॉपिक को अच्छी तरह से देखिए, समझिए कि हम अगर शिक्षण की बात करते हैं तो उसमें जो नेचर होता है उसका क्या क्या होता है और उसमें किस प्रकार के कंपोनेंट देखने को मिलता है। तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा आप समझ के आएंगे तो यहाँ का जो एमसीक्यू है उसको आसानी से आप कर पाएंगे। तो आज हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं इसी टॉपिक से संबंधित। इसी प्रकार से जितने भी हम टॉपिक अभी तक कवर कर चुके हैं सारे टॉपिक्स का एमसीक्यू हम लोग वीक में 1 से 2 दिन हम लोग करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, शिक्षण मुख्य रूप से एक कौन सी क्रिया है? तथ्यों को याद करना, ज्ञान का संचार करना, निष्क्रिय सीख या गलतियों को दंडित करना। ठीक है, तो यहाँ पे कौन ऑप्शन सही होगा? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इसका आंसर कौन सा होने वाला है। तो शिक्षण का जो मुख्य क्रिया क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे हम लोग कि शिक्षण का जो मुख्य क्रिया है उसमें क्या होता है? ज्ञान का संचार होता है। ठीक है, हम क्या होते हैं जब भी टीचिंग करने की बात होती है, टीचिंग करने के दौरान क्या होते हैं हम वहाँ पे बहुत सारे नॉलेज को डिलीवर करते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन आपका बी जो है आपका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य घटक नहीं है? अब मुख्य घटक की बात करें किसका? शिक्षण प्रक्रिया का। तो टीचिंग प्रोसेस का जो मुख्य घटक की बात की जा रही है, उसको मेन आपका कंपोनेंट है वो क्या क्या हो सकता है? टीचर हो सकता है क्या? उसका कंटेंट हो सकते हैं क्या? लर्नर हो सकते हैं क्या? या लेबोरेटरी हो सकता है क्या? शिक्षक, विषय वस्तु, विद्यार्थी या फिर प्रयोगशाला। इसमें से कौन सा घटक नहीं होगा? तो कौन सा नहीं होगा? प्रयोगशाला नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन कौन होगा? आपका डी जो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या, शिक्षण प्रक्रिया में मुख्य तत्व। तो मुख्य तत्व कौन सा है? शिक्षक का व्यक्तित्व की बात करें, सीखने का परिमाण की बात करें, या शिक्षण सहायक सामग्री की बात करें, या फिर पाठ्य योजना की बात करें। तो शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य तत्व कौन सा हो सकता है? जरूर इसका आंसर बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए शिक्षण का जो मुख्य तत्व की प्रक्रिया के जो मुख्य तत्व की बात की जा रही है, इसमें आपका ऑप्शन जो है सीखने का परिणाम हो सकता है। हम टीचिंग क्यों करते हैं? हम टीचिंग इसलिए करते हैं क्योंकि आप जब टीचिंग करने के प्रोसेस में जाते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आप जो बच्चे सीखे वो कितना सीखे, उसका आउटकम क्या निकल रहा है। इस हिसाब से बोल सकते हैं कि इसका जो आंसर हो क्या होगा? लर्निंग आउटकम देखने को मिलेगा, जो आपका ऑप्शन बी जो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे कि शिक्षण को सबसे अच्छे तरीके से किस प्रकार वर्णित किया जा सकता है? तो किस प्रकार से कर सकते हैं? पहला, एक तरफा संचार की बात करें, एक यांत्रिक गतिविधि की बात करें, एक उद्देश्यपूर्ण और संवादात्मक प्रक्रिया की बात करें, या फिर आपका ऑप्शन डी। तो इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? अब यहाँ बात क्या हो रहा है कि शिक्षण को सबसे अच्छा तरीके से किस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। तो हम लोग शिक्षण करने के जो तरीके की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब भी हम टीचिंग करने की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है आपका ऑब्जेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इस हिसाब से बोल सकते हैं कि हाँ ऑप्शन जो सी है वो आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। तो ऑप्शन सी जो आपका सही आंसर हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सबसे सक्रिय भागीदार कौन है? तो सबसे सक्रिय कौन रहता है यहाँ पे? क्या प्रधानाचार्य रहते हैं, शिक्षक रहते हैं, छात्र रहते हैं, या पर्यवेक्षक रहते हैं? तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सबसे ज़्यादा भागीदारी की बात की जा रही है तो कौन सा होता है? सिंपल सा बात है, स्टूडेंट ही रहता है। कि क्या होता है जब टीचिंग लर्निंग की बात होती है तो वहाँ पे क्या होता है? स्टूडेंट के लिए होता है। दैट मीन्स ऑप्शन जो सी है आपका सही आंसर होगा।
तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। इस बात करते हैं क्या, शिक्षण को कौन सा घटक इस बात से संबंधित है कि विषय वस्तु कैसे वितरित या की जाती है। विषय वस्तु, कार्यशाला, मूल्यांकन, प्रेरणा। अब फिर से समझिए, शिक्षण का कौन सा घटक इस बात से संबंधित है कि विषय वस्तु कैसे वितरित किया जा सकता है। तो विषय वस्तु के बारे में बताया जा रहा है कि आपका जो कंटेंट है उसको किस प्रकार से डिलीवर करना है। तो कंटेंट डिलीवर करने के लिए क्या होना चाहिए, उसमें आप एक प्लानिंग सेट करते हैं। दैट मीन्स कर सकते हैं यहाँ पे आपका क्या है, ऑप्शन बी जो है कार्यप्रणाली, वो सही आंसर निकल कर आएगा। आपका जो मेथोडोलॉजी होता है इसके बेस में क्या होता है कि सारी चीज़ों को आप सही रूप में क्या होते हैं उसको प्रेजेंट करने की आवश्यकता होती है। इस बात करते हैं इसमें ऑप्शन आपका बी जो सही आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, अनुदेशात्मक प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल नहीं है। योजना बनाना, मूल्यांकन या बजट बनाना। तो अनुदेशात्मक प्रक्रिया में क्या होता है कि योजना बनाया जाता है, हाँ बनाया जा सकता है, ठीक है, ये भी किया जाता है, मूल्यांकन ये भी किया जाता है, लेकिन बजट बनाने की बात होती तो ये नहीं होता है। इसका क्या होगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन आप देखते जाइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे को खुद से आप इसको टिक कीजिए कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका आंसर किस प्रकार से आपका मैच हो रहा है। इस बात करते हैं यहाँ पे कि शिक्षण का मनोवैज्ञानिक घटक कौन सा है। तो शिक्षण का जो मनोवैज्ञानिक घटक कौन सा है, सीखने का उद्देश्य, प्रेरणा, शिक्षण पद्धति या फिर पाठ्य योजना। तो मेन आपका जो कंपोनेंट किस प्रकार से देखने को मिलता है, आप बोल सकते हैं कि आपका जो मेन कंपोनेंट है आपका प्रेरणा है वो देखने को मिलता है। क्योंकि जब भी आप मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं टीचिंग का, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका सीखने का जो उद्देश्य वो तो रहता ही है, शिक्षण पद्धति वो भी रहता है, लेकिन सबसे अच्छा अगर बात करते हैं तो क्या होता है आपका मोटिवेशन ही बात की जाती है। दैट मीन्स कह सकते हैं यहाँ पे जो प्रेरणा है आपका बी आंसर जो है यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, शिक्षक और छात्र के बीच बातचीत सबसे अधिक प्रभावित होती है किसके लिए, सरकारी नीतियों के लिए, स्कूल फीस के लिए, संचार शैली के लिए, बुनियादी ढांचा के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी होगा, संचार शैली के लिए, क्योंकि हम शिक्षक और छात्र के बीच का कन्वर्सेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से आपस में वो लोग इंटरेक्शन करते हैं किसी भी टॉपिक में। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि ऑप्शन सी है जो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि शिक्षण तब प्रभावी होता है जब यह शिक्षा केंद्रित होता है, जब यह विषय उन्मुख होता है, जब ये शिक्षार्थी केंद्रित होता है, जब ये नियमबद्ध होता है। तो एक टीचिंग की बात करते हैं तो प्रभावी कब हो सकता है, तो एक प्रभावी होने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या निकल कर आता है आपका सी, जब आप बात करते हैं लर्नर सेंटर की बात करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि टीचिंग का जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी बेहतर रूप से निकल के आ सके, तो उसके लिए क्या होता है कि स्टूडेंट सेंटर रहता है। मतलब कि स्टूडेंट सेंटर मतलब क्या होते हैं, इसमें शिक्षक की भूमिका कम हो जाती है, स्टूडेंट की भूमिका बढ़ जाती है। तो स्टूडेंट खुल के सारी बातों को बोल पाते हैं, स्टूडेंट सारी चीज़ों को समझा पाते हैं, उसकी जो समस्या उसका समाधान करने के लिए कोशिश भी कर पाते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जब आप टीचिंग करते हैं तो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव माना जाता है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी है जो आपका सही आंसर होगा। जैसे बात करते हैं कि शिक्षण में मूल्यांकन से मदद मिलती है, क्या मदद मिलती है, छात्रों को हतोत्साहित करना, अनुशासन बनाए रखना, सीखने के परिणामों को मापना या रटने की आदत को बढ़ावा देना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि शिक्षण में मूल्यांकन से क्या मदद मिलता है, क्या छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए करते हैं, अनुशासन बनाने के लिए करते हैं, सीखने में परिणामों को मापने के लिए करते हैं, या रटने की जो आदत है उसको बढ़ावा देते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है जो आपका सही आंसर होगा, सीखने के परिणामों को मापा जाता है। क्योंकि आप जो भी चीज़ को सिखाते हैं और सिखाने के बाद जब क्लास की सबसे लास्ट टाइम जैसे 5 से 6 मिनट वहाँ पे क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन क्यों किया जाता है, क्योंकि आपने जो भी चीज़ को सिखाया और सिखाने के बाद उसका क्या रिजल्ट हुआ। रिजल्ट मतलब क्या है कि एक बच्चे को कितने सीखने, जो बच्चे को जो सिखाया गया है वो बच्चा कितना सीखा, ठीक है, तो उस चीज़ का मूल्यांकन किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सी अच्छी शिक्षा की विशेषता नहीं है। ठीक है, एक अच्छी शिक्षा की विशेषता नहीं होती है, कौन सा है कि भागीदारी को प्रोत्साहित करना, पहला जिज्ञासा को बढ़ावा देना, दूसरा, तीसरा क्या है केवल पाठ्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करना, और चौथा क्या है अभिव्यर्थी या शिक्षार्थी की ज़रूरतों के अनुसार समायोजन करना। तो शिक्षण की विशेषता नहीं है, कौन सा अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी आएगा, केवल पाठ्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करना।
मतलब अगर बात करते हैं कि अगर अच्छा शिक्षा चाहते हैं तो अच्छा शिक्षा मतलब क्या होता है कि उसमें ज़्यादा भागीदारी होनी चाहिए, जिज्ञासा को बढ़ाना चाहिए, और साथ में जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को जितनी ज़रूरत वाली चीज़ें होती हैं उस सभी का समायोजन करने की भी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे आपका सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो पाठ्यक्रम होता है सिर्फ उसको पढ़ा देना ही एजुकेशन नहीं कहलाता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या आते हैं कि शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें क्या शिक्षक छात्र और पाठ्यक्रम, शिक्षक छात्र विषय वस्तु, शिक्षक छात्र पर्यावरण, शिक्षक अभिभावक विषय वस्तु। तो इसका आंसर तो काफ़ी सिंपल आप दे सकते हैं कि इसका आंसर कौन सा होगा, बी होगा। बी कैसे होगा कि जब त्रिध्रुवी की बात करते हैं उसमें क्या होना चाहिए, टीचर होना चाहिए, स्टूडेंट होना चाहिए और सब्जेक्ट होना चाहिए कि आप किस टॉपिक पे आप डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका आंसर आपका जो बी है वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्या शिक्षण और प्रशिक्षण के बीच एक बड़ा अंतर यह है, कौन सा अंतर है कि शिक्षण अनौपचारिक है और प्रशिक्षण औपचारिक है, शिक्षण सैद्धांतिक है और प्रशिक्षण व्यवहारिक है, शिक्षण वैकल्पिक है और प्रशिक्षण अनिवार्य है, शिक्षण अल्पकालीन है और प्रशिक्षण दीर्घकालीन है। कौन सा आंसर सही होगा आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर कौन सा सही होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और हम उसके बारे में डिस्कस भी किए थे कि शिक्षण और प्रशिक्षण के बीच का बड़ा अंतर कौन सा देखने को मिलता है। अब कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर कौन सा होने वाला है। जैसे बात करते हैं यहाँ पे क्या कि सबसे अच्छा अगर बात कर सकते हैं अंतर वो क्या होता है कि शिक्षण की बात करते हैं वो सिद्धांतिक होता है और प्रशिक्षण की बात करते हैं तो व्यवहारिक होता है। आप किस प्रकार से होता है तो समझिए। अगर हम बात करते हैं टीचिंग का, तो टीचिंग का क्या होता है, अपना एक सिद्धांत होता है, अपना एक बोल सकते हैं कि अपना एक कुछ थ्योरी होता है जिसके बेस पे क्या होता है आप उसको पढ़ाते हैं, है ना। यहाँ पे क्या होता है कि पढ़ाने के लिए क्या होता है कि आपको पहले लेसन प्लान बनाना होता है, लेसन प्लान के लिए आप पूरा फॉर्मेशन सेट करते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव होता है, उसका एवोल्यूशन होता है। तो एक बोल सकते हैं कि थ्योरी के जैसा सारा काम होता है यहाँ पे, है ना। एक अपना प्रिंसिपल होता है उसके थ्रू सारा कार्य होता है। वहीं बात करते हैं क्या प्रशिक्षण, तो ट्रेनिंग की बात करते हैं क्या होता है, व्यवहारिक होता है। क्योंकि आप कोई भी व्यक्ति जो कोई चीज़ का ट्रेनिंग ले रहा है, यहाँ पे क्या है कि कोई टीचर बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो उसको बीएड में या फिर डीएलएड में या फिर टीचिंग करने के लिए जो भी प्रोसेस होता है उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। वहाँ से क्या होता है सारी चीज़ों को वो सीखते हैं, ठीक है, कि किस प्रकार से क्लास को मैनेज करना है, किस प्रकार से टॉपिक को पढ़ाना है, किस प्रकार से टीएलएम का यूज़ करना है, किस प्रकार से स्किल को यूज करना है। तो ये क्या होता है कि एक ट्रेनिंग के रूप में आता है। यूज कर सकते हैं कि आपका एक यहाँ पे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। इस हिसाब से क्या होगा, ऑप्शन जो बी है आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्या कि एक शिक्षक की सफलता उसकी निम्नलिखित योजनाओं पर निर्भर करती है। कौन, कठोर अनुशासन बनाए रखना, व्याख्यान देना, या फिर सीखने में सहायता करना, या फिर पाठ्यक्रम पूरा करना। तो यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन आपका हो सकता है ऑप्शन सी जो आपका सही आंसर होना चाहिए। क्योंकि ऑप्शन सी जो आपका सही आंसर इसलिए होगा कि शिक्षक का कर्तव्य क्या होता है, शिक्षक का कर्तव्य यही होता है कि किस प्रकार से किसी चीज़ को हम बेहतर रूप से प्रेजेंट करें। तो यहाँ सिखाने की बात होती है, क्या होती है कि किस प्रकार से हम किसी चीज़ को सिखाने में मदद कर सकते हैं। आप कठोर अनुशासन करेंगे तो आपका जो टीचिंग प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि प्रभावित कर सकता है। अगर व्याख्यान देंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि सिर्फ क्या टीचर सेंटर हो जाएगा, स्टूडेंट का उसका महत्व नहीं रह पाएगा। अगर बात करते हैं पाठ्यक्रम, तो पाठ्यक्रम पूरा करने से कोई भी आप एजुकेशन दे रहे हैं तो एजुकेशन का कोई मतलब निकल के नहीं आता है। इस हिसाब से आपको जो ऑप्शन सी है जो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशन को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है। कौन करता है, पाठ्यक्रम डिजाइन कर सकता है क्या, सीखने की गतिविधियों की योजना बनाना, लिखित परीक्षा, या फिर अंतिम मूल्यांकन। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे बात की जा रही है निर्देशन का कि सबसे अच्छा निर्देशन को किस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा, बी होगा। क्यों होगा, क्योंकि सीखने की गतिविधियों की योजना बनाना। जब आप निर्देशन करने की बात करते हैं, जब हम कहीं पर इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होते हैं कि विभिन्न तरह की चीज़ें होती है कि आपको सिखाने के लिए कौन सा प्रोसेस को करना चाहिए। अब पहले से क्या करते हैं, इसका प्लानिंग करते हैं और इस प्लानिंग के तहत इसका होता है सारी चीज़ों को आप करते हैं। तो यहाँ पे यही बात कहा गया है कि अगर निर्देशन करने की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा, सीखने की गतिविधियों का योजना बनाना ही आपका सही आंसर होगा। इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन बी है आपका सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं कि शिक्षण में भावनात्मक क्षेत्र निम्नलिखित से संबंधित है। कौन सा संबंधित है, शारीरिक कौशल की बात करते हैं, बौद्धिक विकास की बात करते हैं, भावनात्मक विकास की बात करते हैं, या भाषा शैली की बात करते हैं। तो भावनात्मक क्षेत्र की बात हो रही है, दैट मीन्स कह सकते हैं कि ऑप्शन जो सी है आपका सही आंसर होगा। यहाँ भावना की बात हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि किस प्रकार से आप इफेक्टिव टीचिंग कर सकते हैं। इसमें जो आपका भावनात्मक विकास जो है होना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है।
नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सी विधि आलोचनात्मक सोच को सबसे अधिक प्रोत्साहित करती है? कौन सा ऐसा विधि है? व्याख्यान विधि, स्रोतलेख विधि, चर्चा विधि या स्मरण? तो आलोचनात्मक सोच को सबसे अधिक प्रोत्साहित कौन करता है? तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि आपका जब आप चर्चा करते हैं किसी टॉपिक पर, तो इसका जो तब क्या होता है, वहाँ पे आलोचनाएं बहुत ज़्यादा, वहाँ पे क्रिटिकल या फिर बोल सकते हैं क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन सी जो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग यहाँ पे, एक शिक्षण मॉडल प्रदान करता है। तो एक शिक्षण मॉडल क्या प्रदान करता है? पाठ्यक्रम उद्देश्य को, है ना, निर्देश के लिए एक रूपरेखा को, छात्र उपस्थिति रिकॉर्ड को, मूल्यांकन परिणाम को। तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर आपका बी होगा कि निर्देशन या फिर निर्देश के लिए एक प्रारूप होनी चाहिए जब आप एक शिक्षण मॉडल की बात करते हैं तब। इस क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग कि प्रभावी शिक्षण के लिए निम्नलिखित की समझ होना आवश्यक है। क्या होना चाहिए? केवल अस्थायी भाषा, छात्र व्यवहार और सीखने की शैली, सरकारी नियम, पाठ्य पुस्तक की कीमतें। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है बी आपका सही आंसर होना चाहिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्या, एक प्रभावी शिक्षण की बात कर रहे हैं। तो प्रभावी शिक्षण कब होता है? जब आप किसी भी बच्चे का व्यवहार को, किसी भी बच्चे को सिखाने का जो शैली है, उन सभी को अगर ध्यान में रखते हैं तब कह सकते हैं कि आपका जो टीचिंग है, आपका जो शिक्षण है वो प्रभावी हो रहा है। दैट मीन्स आपका जो बी ऑप्शन है यहाँ पे सही आंसर है। तो इस प्रकार से हम लोग समझे कि अगर बात करते हैं नेचर कंपोनेंट ऑफ टीचिंग का, तो इसमें बहुत सारे आपको मल्टीपल क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम लोग आज हम डिस्कस किए। तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस चैनल को, और फर्स्ट वीडियो से सब्सक्राइब कर लीजिए।